लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के टॉपिक पे। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सेप्टेंस। इस लेक्चर में एक्सेप्टेंस से जुड़ी हर एक पहलू पे हम लोग डिस्कस करेंगे। जो रिलेवेंट केस लॉ है एक्सेप्टेंस को लेके, उस केस लॉ को हम लोग जानेंगे और एक्सेप्टेंस के हर एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स पे हम लोग बात करेंगे। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको डेली लेक्चर मिल सके। अगर आपको कोई समस्या है लॉ से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो सबसे पहले हम लोग एक्सेप्टेंस को समझें तो यह जानना जरूरी होता है कि आखिर एक्सेप्टेंस के पहले क्या होता है। तो सबसे पहले होता है प्रपोजल, जिसको हम लोग ऑफर भी कहते हैं। ठीक है, तो जब तक प्रपोजल नहीं होगा एक्सेप्टेंस का आवश्यकता होगा ही नहीं। क्लियर? तो एक्सेप्टेंस का हमको आवश्यकता पड़ता ही क्यों है, या एक्सेप्टेंस यूं कहें कि होता क्या है। दैट मीन्स कि एक्सेप्टेंस के मीनिंग पे अगर हम लोग बात करें या यूं कहें कि उसके डेफिनेशन पे हम लोग बात करें तो जो शब्द एक्सेप्टेंस है इसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन 2B में कहा गया है कि जिस व्यक्ति को ऑफर किया गया अगर वह व्यक्ति अपना एसेंट सिग्निफाई करता है उस व्यक्ति को जिसने ऑफर किया है तो यह माना जाएगा कि वह व्यक्ति ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है या फिर ऑफर एक्सेप्टेड माना जाएगा। और जैसे ऑफर एक्सेप्ट हुआ प्रॉमिस हो जाएगा, प्रॉमिस का निर्माण हो जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है कि मान लीजिए कि जब तक प्रपोजल नहीं होगा एक्सेप्टेंस का अस्तित्व ही नहीं होगा, और एक्सेप्टेंस नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं। क्लियर? अब देखिए मान लीजिए ए है, ए बी को ऑफर करता है। किस बात को लेकर ऑफर करता है कि क्या तुम मेरा घड़ी खरीदोगे, क्या तुम मेरा घड़ी खरीदोगे। ए ऑफर करता है कि तुम मेरा घड़ी 500 रुपीज में खरीदोगे। अब देखिए यहां आपको गौर से समझना है जिस बातों को, ये ध्यान दीजिए। ए ने तो ऑफर कर दिया कि वो अपना घड़ी बेचना चाहता है 500 रुपए में, और यहां ए ऑफर किया है बी को। तो यहां पे जो ऑफर हुआ ए के द्वारा बी को, इस ऑफर को हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक ऑफर, क्योंकि यहां जो ऑफर हो रहा है किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को हो रहा है। क्लियर? तो क्या ए अपने ऑफर से बाउंड है, क्या ए अपने ऑफर को माने, क्या अभी तक वो बाधित है क्या इस बात से? नहीं है। तो जब तक बी अपना एसेट नहीं देगा ए के ऑफर में, जब तक बी अपना एसेट नहीं देगा, सहमति नहीं देगा ए के ऑफर पे, तब तक ए अपने ऑफर से बाउंड नहीं है। कहने का मतलब कि जब तक बी ए के ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर लेता है तब तक ए चाहे तो अपने ऑफर को वापस रिवोक कर सकता है। तो मोड ऑफ रिवोकेशन ऑफ एन ऑफर ऑलरेडी इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अलग से वीडियो में, जो सेक्शन 6 में बताया गया। आप इतना समझ लो आज कि सेक्शन 6 में बताया गया है कि पर्सन हु मेक ऑफर हाउ ही कैन रिवोक हिज और हर ऑफर। ठीक है, व्यक्ति जिसने ऑफर किया है वो अपने ऑफर को किन किन तरीके से रिवोक कर सकता है, इसके लिए सेक्शन 6 को देखना पड़ता है। आते हैं पॉइंट पे। पॉइंट क्या था कि ए अपने ऑफर से बाउंड नहीं है जब तक बी एक्सेप्ट नहीं कर लेता है ए के ऑफर को। एक्सेप्ट करने का यहां मतलब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ए अपना सहमति नहीं दे देता है ए के ऑफर पे। अगर ए जैसे कहे, माफ कीजिए बी अगर जैसे कह दिया कि हम तुम्हारा घड़ी खरीदना चाहते हैं, 500 रुपए में तुम घड़ी बेचना चाहते हो, ये घड़ी हम तुम्हारा 500 रुपए में खरीदना चाहते हैं। तो जैसे ऑफर एक्सेप्ट हुआ क्या चीज का निर्माण हो गया? तो प्रपोजल के बाद जैसे एक्सेप्टेंस होता है तो प्रॉमिस का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे प्रॉमिस का निर्माण हो गया। अब जैसे प्रॉमिस हुआ बी अपने बात से बाउंड हो गया और ए अपने बातों से बाउंड हो गया। अब यहां पे अगर ए अपने बात से मुकरता है या बी अपने बात से मुकरता है तो क्या होगा? यहां बात से मुकरने पे दूसरे पार्टी को जो नुकसान होगा उसका भरपाई करना होगा, जो व्यक्ति अपने बातों से मुकर रहा है। तो देखिए कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जैसे प्रॉमिस हुआ और इस प्रॉमिस के बनने से ए को कंसिडरेशन मिल रहा है क्या? 500 रुपया,
और इस 500 रुपए के बदले में बी को क्या मिल रहा है कंसिडरेशन के रूप में, तो ये घड़ी। तो यहां जैसे प्रॉमिस हुआ, प्रॉमिस में कंसिडरेशन का निर्माण हुआ, तो क्या बन गया, ये एग्रीमेंट का रूप ले लिया। ए और बी के बीच में घड़ी को बेचने के संबंध में एग्रीमेंट हो गया, तो एग्रीमेंट हो गया ये। तो ऐसे होता है एग्रीमेंट। अब देखिए जैसे एग्रीमेंट हो गया, अगर ये एग्रीमेंट इन्फोर्स हो जाए बाय लॉ, तो ये ले जाएगा कॉन्ट्रैक्ट का रूप। ठीक है, हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है दोस्तों, लेकिन हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है। अब हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं होता है, क्योंकि हर एग्रीमेंट जरूरी नहीं है कि वो बाय लॉ इन्फोर्सिबल हो। ठीक है, जो एग्रीमेंट बाय लॉ इन्फोर्सिबल नहीं होता है उसको हम लोग वॉइड एग्रीमेंट कहते हैं। क्लियर। तो और जो एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल होता है बाय लॉ उसे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट को 2H में डिफाइन किया गया है। ठीक है, एग्रीमेंट को 2E में डिफाइन किया गया, बताया गया है कि एग्रीमेंट मतलब क्या होता है। 2G में वॉइड एग्रीमेंट है। ठीक है, जो कहता है कि जो एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल नहीं है बाय लॉ वो वॉइड एग्रीमेंट हो जाता है, शून्य होता है एग्रीमेंट, उसका कोई प्रभाव नहीं होता है। क्लियर। और जो शब्द एक्सेप्टेंस है इसको बोल के तो कहीं डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन अगर हम एक्सेप्टेंस और प्रॉमिस को एक साथ लें तो इसके बारे में प्रोविजन है। कहा 2B में, जो कहता है कि जैसे जिस व्यक्ति को ऑफर हुआ उस व्यक्ति ने उस ऑफर पे अपना सहमति दिया, वो यहां पे निर्माण हो गया प्रॉमिस का। यही हमको 2B से प्राप्त होता है। तो ये कुछ बेसिक जानकारी हुआ आपको एक्सेप्टेंस को लेके। अब आइए हम लोग बात करेंगे एक्सेप्टेंस के एसेंशियल्स पे। तो पहला एसेंशियल कंडीशन है कि एक्सेप्टेंस जो होगा वो कम्युनिकेट होना आवश्यक है ऑफरी के द्वारा ऑफरर को। मतलब ए ने अगर घड़ी बेचने का ऑफर किया है बी को 500 रुपया में, तो इस ऑफर का एक्सेप्टेंस होगा तो किसके द्वारा होगा, तो बी कम्युनिकेट करेगा उस एक्सेप्टेंस को, और किसको कम्युनिकेट करेगा, बी ए को, ऑफरर को करेगा। ठीक है, तो इससे जो रिलेवेंट केस लॉ है वो है फेल्टहाउस वर्सेस बाइंडले का। क्लियर। और दूसरा इंपॉर्टेंट जो केस लॉ है दोस्तों वो यह है पॉवेल वर्सेस ली। इस केस में क्या कहा गया कि जो ऑफरी के बिहाफ पे जो ऑफरी का ऑथराइज एजेंट है वो भी कम्युनिकेट कर सकता है एक्सेप्टेंस को, किसको, तो ऑफरर को। क्लियर, पहला पॉइंट। अब आते हैं दूसरा पॉइंट पे। दूसरा कहता है कि एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड होना चाहिए। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि एक्सेप्टेंस जो है कभी भी कंडीशनल या क्वालिफाइड नहीं होगा। ठीक है, कैसा होना चाहिए, एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड। अब इसका क्या मतलब, एग्जांपल समझिए। अब यहाँ ए ने बी को घड़ी बेचने का ऑफर किया 500 रुपया में। अगर बी कहता है यह बात कि हम तुम्हारा घड़ी 500 में नहीं खरीदेंगे, 300 में खरीदेंगे, तो यहाँ पे क्या ए के द्वारा दिए गए ऑफर को बी एक्सेप्ट कर रहा है, क्या बी के द्वारा कहे गए शब्द से हम यह समझ लेंगे क्या बी जो है ए के ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है इस तरीके से बोल के कि मैं तुम्हारा घड़ी 500 में नहीं 300 में खरीदूंगा, तो क्या ये एक्सेप्टेंस हुआ, नहीं हुआ। क्योंकि यहाँ पे बी ने जो यह बात बी कह रहा है कि वह उसका घड़ी ए का घड़ी 500 में नहीं लेगा, 300 में लेगा, यह बी एक्सेप्टेंस नहीं दे रहा है ऑफर को, यह क्या कर रहा है, काउंटर ऑफर कर रहा है। क्लियर, समझ में आ रहा है, ये काउंटर ऑफर है बी के द्वारा ए को। क्लियर। तो बी ए जो है अगर बी के इस ऑफर से सहमत हो जाता कि ठीक है हम तुमको 300 रुपए में दे देते हैं, तो यहां पे ये काउंटर ऑफर में ये ऑफर ही हो गया। समझ में आ रहा है पॉइंट। तो कहने का मतलब क्या है कि जिस अनुपात में जिस मैनर में ऑफर हुआ है उसी तरीके से बी को उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेना है। तो हम तभी कहेंगे कि ऑफर, माफ कीजिए, जो एक्सेप्टेंस है वो एब्सोल्यूट और क्वालिफाइड है, अनक्वालिफाइड है। क्लियर है। तो एक्सेप्टेंस वैलिड होने के लिए एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड होना ही जरूरी है। क्लियर। अब आइए तीसरा जो एसेंशियल वो क्या कहता है कि एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होगा तो किस मैनर में होगा। तो बोलता है कि अगर एक्सेप्टेंस का मैनर प्रिस्क्राइब्ड है कि एक्सेप्टेंस जो होगा उसी मैनर में होना ऑफर का, तो फिर उसी मैनर में, प्रिस्क्राइब्ड मैनर में ही जो एक्सेप्टेंस है ऑफर का वो होना आवश्यक है। अगर मान लीजिए मैनर प्रिस्क्राइब नहीं है तो फिर क्या होगा, तो यूजुअल और रीजनेबल मैनर में भी ऑफर का एक्सेप्टेंस हो सकता है। क्लियर, समझ में आ गया। अब यूजुअल और रीजनेबल मैनर के अंतर्गत हम लोग कह सकते हैं कि बाय टेलीफोन, बाय फैक्स मैसेज, बाय मैसेंजर, ये सब यूजुअल और रीजनेबल मैनर है। या फिर अगर कस्टम के थ्रू ऑफर को एक्सेप्ट करने का कोई प्रोसीजर है, प्रावधान है, तो उस कस्टम के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर एक्सेप्टेंस
का मैनर प्रिस्क्राइब्ड है तो उसी मैनर में होना आवश्यक है एक्सेप्टेंस ऑफर का, अन्यथा वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कंस्टिट्यूट नहीं होगा। ये किस केस में कहा गया था? स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस गोवर्धन दास के केस में कहा गया था। ये इंपॉर्टेंट केस लॉ है, आप लोगों को लिख लेना ही आवश्यक है। अब आइए, अब आपके जो लास्ट पॉइंट है वो क्या कहता है कि एक्सेप्टेंस हो जाना चाहिए ऑफर का। कब तक के भीतर हो जाए? जब तक ऑफर सब्सिस्ट कर रहा है, मतलब जब तक ऑफर है तो उसके पहले तक, दैट मीन्स कि जब तक ऑफर है ऑफर का एक्सेप्टेंस हो जाना चाहिए। अगर मान लीजिए ऑफरर ने अपने ऑफर को वापस ले लिया तो एक्सेप्टेंस किस चीज का होगा? किसी चीज का नहीं हो सकता है। और ऑफरर अपने ऑफर को रिवोक कर सकता है, इसका मोड प्रोवाइडेड है अंडर सेक्शन 6 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो अगर ऑफरर अपने ऑफर को वापस रिवोक कर लेता है तो उसके बाद एक्सेप्टेंस का तो कोई बात ही नहीं होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि चौथा पॉइंट कह रहा है कि एक्सेप्टेंस हो जाना आवश्यक जब तक ऑफर सब्सिस्ट कर रहा है, जब तक ऑफर अस्तित्व में है उसका एक्सेप्टेंस हो गया तो ही वैलिड एक्सेप्टेंस माना जाएगा। ये तो हो गया एसेंशियल्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है दोस्तों कि हम कब कहेंगे कि एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, दैट मीन्स हम लोग अब सेक्शन 4 पे बात कर रहे हैं, बात उठा है तो ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। सेक्शन 4 कि हम कब कहेंगे कि कम्युनिकेशन जो है एक्सेप्टेंस का कंप्लीट हो गया। ये कब कहा जाएगा कि बी के द्वारा जो एक्सेप्टेंस हुआ है ऑफर का ये कंप्लीट माना जाएगा। यही जानना है हमको। सेक्शन 4 हमको इसी बात की जानकारी देती है। देखिए, अगर दो व्यक्ति ए और बी उपस्थित है, आमने सामने है, तो इमीडिएटली ऑफर का एक्सेप्टेंस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर दोनों अलग अलग जगह पे है और एक्सेप्टेंस होना है ऑफर का बाय पोस्ट, ठीक है, बाय लेटर, तो दिक्कत आ जाता है। तो हम उस वक्त पता लगाना बहुत मुश्किल होता है कि कब माना गया कि ऑफर का जो, माफ कीजिए, एक्सेप्टेंस का जो कम्युनिकेशन है कब माना जाएगा कि वो कंप्लीट माना गया है। तो देखिए, बोलता है कि अगेंस्ट एक्सेप्टर जो कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस का कंप्लीट माना जाएगा एक्सेप्टर के विरुद्ध। कब माना जाएगा? तब माना जाएगा जैसे ही लेटर, एक्सेप्टेंस का लेटर मिल गया प्रपोजर को, तो एक्सेप्टर जो है अपने एक्सेप्टेंस से बाउंड हो जाएगा। और वहीं जो प्रपोजर है, जो ऑफरर है, वो अपने ऑफर से कब बाउंड हो जाएगा और उसको उसके अगेंस्ट कब माना जाएगा कि जो एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट हो गया। तो जैसे एक्सेप्टर ऑफर के एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट किया उसी वक्त मान लिया गया कि कम्युनिकेशन हो चुका है अगेंस्ट ऑफरर, अगेंस्ट प्रपोजर कंप्लीट हो चुका है एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो हमको बताना बहुत आवश्यक था। सेक्शन 4 में इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, वेल एक्सेप्टेंस कंप्लीट माना जाता है, इसका जो कंडीशन है सेक्शन 4 में बताया गया है। तो दोस्तों, लेक्चर को हम लोग कंक्लूड करते हैं। इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया? हम लोगों ने पहले बेसिक्स जाना कि एक्सेप्टेंस के बारे में, उसके बाद हम लोगों ने बात करी कि एक्सेप्टेंस को वैलिड होने के लिए किन किन एसेंशियल कंडीशन को पूरा करना होता है, और हम लोगों ने उन सभी पॉइंट पे जो रिलेवेंट केस है उस रिलेवेंट केस को हम लोगों ने देखा, और हम लोगों ने लास्ट में ये समझा, ब्रीफ समझा कि सेक्शन 4 हमें बताता है कि कब माना जाएगा एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो चुका है प्रपोजर के अगेंस्ट और एक्सेप्टर के अगेंस्ट। तो दोस्तों, आज इस लेक्चर में इतना ही। आपका अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।